तो आज हम लोग एरर एनालिसिस का सेकंड हिस्सा बेसिक पार्ट हम लोग कर रहे हैं एरर एनालिसिस का, जो हम लोग के जेईई मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। एरर एनालिसिस का बेसिक पार्ट पिछले क्लास में हम लोग ये चर्चा कर लिए थे कि जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट में कुछ एरर्स हो जाता है। एक्सपेरिमेंट में एरर का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा बवंडर का एरर, बहुत छोटा मोटा एरर हो जाता है। और इसीलिए हर ऑब्जर्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, ए उसका वैल्यू और साथ ही साथ उसका एरर। इस फॉर्म में हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं कोई भी चीज को। ये ए क्या है? वैल्यू, इसका वैल्यू है और ये इसमें आप पाया जाने वाला एरर है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। फिर हमने एक टर्म और डिफाइन किया था कि एब्सोल्यूट एरर से हमें पता नहीं चलता है कि एरर बहुत ज्यादा है या कम है। इसीलिए हम लोग इस एब्सोल्यूट एरर में, मतलब डेल्टा ए में, ए से डिवाइड कर देते हैं वैल्यू से, और तब जो टर्म मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। तो अगर आपसे कभी रिलेटिव एरर पूछा जाए तो ये होता है डेल्टा ए बाय ए। और जनरली हम लोग को परसेंटेज में जिंदगी का आदत होता है, जिंदगी जीने का, इसलिए हम लोग परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपसे परसेंटेज एरर पूछ दिया जाए तो आप लिखेंगे डेल्टा ए बाय ए इनटू। आज हम लोग सीखेंगे कि एरर कैसे प्रोपगेट करते हैं। अगर दो क्वांटिटीज में एरर है और कोई क्वांटिटी उनको ऐड करके बनाए या सब्ट्रैक्ट करके बनाए या मल्टीप्लाई करके बनाए या डिवाइड करके बनाए, तो उस नए क्वांटिटी में एरर क्या होगा। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। और इसमें सबसे पहले हम लोग रूल सीखेंगे एडिशन के लिए। जब दो टर्म को ऐड करेंगे तो उसमें कैसे एरर लिखेंगे। तो मान लीजिए एक टर्म ए है और इसमें एरर है डेल्टा ए, और एक दूसरा टर्म बी है, इसमें एरर है डेल्टा बी। ये दो टर्म है और इसमें ये एरर्स हैं, ठीक। अब हम लोग एक टर्म बनाएंगे z। हम लोग एक टर्म बनाएंगे z, और ये z कैसे आएगा? इन दोनों के जोड़ से, इन दोनों के एडिशन से। तो एडिशन से क्या कर देंगे? a प्लस बी कर देंगे। जो वैल्यूज है उनको ऐड कर दीजिए तो नया टर्म मिल गया, ठीक है। एडिशन कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? एडिशन। पहला जो रूल हम लोग सीख रहे हैं वो किसके लिए सीख रहे हैं? एडिशन के लिए। तो आप z निकाल देंगे। z मतलब वो नया टर्म जिसको आप दो टर्म से ऐड करके निकालना चाहते हैं। तो जो नया टर्म आएगा कैसे आएगा? सीधा सीधा a और b को ऐड कर दीजिए। अब ये जो z आया, इस z में एरर भी होगा, इस z में एरर होगा, और इस z में जो एरर होगा उसको लिखेंगे डेल्टा z। क्या लिखेंगे? इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है तो इज इक्वल्स टू लिखेंगे। a में जो एरर है उसको लिखेंगे डेल्टा a प्लस b में जो एरर है उसको क्या लिखेंगे? इस तरह से हम लोग z में एरर निकाल लेंगे। इस तरह से हम लोग z में एरर निकाल लेंगे। ये क्या मैंने लिखा, इसको हम लोग एक प्रश्न के अभ्यास से समझते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक प्रश्न से लिखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि दो रजिस्टर हैं आपके पास। ये एक रजिस्टर है R1 100 ओम का, और इसमें एरर है 1 ओम का, 100 प्लस माइनस 1। और एक दूसरा रजिस्टर है 200 ओम का, और इसमें एरर है 3 ओम का, ठीक है। ये दो रजिस्टर है। सवाल ये है कि अगर इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, अगर इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो R इक्विवेलेंट कितना होगा। सवाल क्या है? फाइंड R इक्विवेलेंट इन सीरीज। इन सीरीज। तो आप क्लास 10th में ये डिस्कस किए थे। क्या डिस्कस किए थे? कि सीरीज में इक्विवेलेंट रजिस्टर का क्या फॉर्मूला होता है? R इक्विवेलेंट कैसे आता है? R1 प्लस R2 से। R1 और R2 को ऐड करने से R इक्विवेलेंट मिलता है। R1 कितना है? 100। हाँ जी,
टाइम पे आया करिए, देखिए टाइम पे आया करो, देखो उधर बैठो। तो आर इक्विवेलेंट कैसे आएगा? दोनों को ऐड करने पे, R1 और R2 को ऐड करने पे। ऐड कर दीजिए, 100 + 200 कितना हो जाएगा? ये एडिशन होगा। और इसमें एरर जो होगा उसको बोलेंगे डेल्टा आर इक्विवेलेंट। क्या कहेंगे? डेल्टा आर इक्विवेलेंट। और एरर कैसे निकालते हैं? देखिए एरर कैसे निकालते हैं, पहले वाले का एरर लिखिए, दूसरे वाले का एरर लिखिए और दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो पहले वाले में कितना एरर था, दूसरे वाले में तो कितना हो जाएगा एरर? 3 + 1 कितना हो गया? 4। हम लोग कहेंगे हेंस, आंसर लिखेंगे हेंस आर इक्विवेलेंट जो कि सीरीज में आया वो कितना आया? कितना होगा? 300 ± 4 ओम होगा। 300 ± 4 ओम। अगर हम पूछें कि बताइए कितना % का इसमें एरर है, कितना % का एरर, अगर हम पूछें कि परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट, परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट, तो क्या आप बता सकते हैं? कैसे निकालते हैं परसेंटेज एरर? तो डेल्टा ए लिखिए, एरर लिखिए। किसमें पूछे हैं? आर इक्विवेलेंट में ना, तो आर इक्विवेलेंट का एरर लिखिए, कितना है? 4 डिवाइडेड बाय कितना वो इनटू 100 ये 100 जो 2 जीरो कट जाएगा, 4/3 कितना होगा? 1.33%। तो आप समझ सकते हैं 1.33% बहुत कम एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलेगा। 5% तक का एरर खूब धूमधाम से चलता है। तो पहला रूल समझ गए प्रोपगेशन ऑफ एरर का। पहला रूल हम लोग किसके लिए सीखे? एडिशन। इसको लिखिए ध्यान से। तो एक सवाल करते हैं हम लोग एडिशन के ऊपर। ये वाला सवाल क्या है? फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसका लेंथ दिया हुआ है हमें कितना? 50 ± 2 मीटर। हम लोग लिख लेते हैं लेंथ कितना दिया हुआ है? 50 ± 2 मीटर। और क्या दिया हुआ है? एंड द ब्रेथ इज दिस। तो ब्रेथ दिया हुआ है 20 ± 3 मीटर। और आपसे क्या पूछा गया है? पेरीमीटर पूछा गया। क्या पूछा गया है? तो क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का? हम लोग जानते हैं पेरीमीटर इज इक्वल्स टू होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला पेरीमीटर का। हम लोग लिखेंगे 2 × लेंथ और ब्रेथ का सम। तो आप इनको सम करेंगे, कैसे सम करेंगे? तो वैल्यूज तो ऐड होते ही हैं। 50 + 20 कितना हो गया? फिर लिखेंगे प्लस माइनस, एरर भी सम हो जाएंगे। 2 + 3 कितना हो जाएगा? और यूनिट क्या रहेगा? मीटर। ये 2 सामने था, 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 140 ± 10 मीटर। ये हो जाएगा पेरीमीटर। आई बात समझ में? अब देखिए जैसा रूल इसका होता है एडिशन का, वैसा ही रूल सब्ट्रैक्शन का भी होता है। अगर आपके पास दो टर्म a ± डेल्टा a और b ± डेल्टा b है और आपको z निकालना है जो कि a - b करके आएगा, ठीक है? तो z है दोनों के सब्ट्रैक्शन से। तो z में एरर आप लिखेंगे, z में एरर लिखेंगे डेल्टा z। z में एरर क्या लिखेंगे? एंड दिस विल बी इक्वल टू a में एरर प्लस b में एरर। a में एरर प्लस, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, कभी भी माइनस नहीं होते। ये चीज याद रखना, क्योंकि हम लोग सीखे थे पिछले क्लास में भी, हमेशा मैक्सिमम एरर हमें रिपोर्ट करना है, कभी भी कम एरर नहीं रिपोर्ट करना है। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तो इसके ऊपर मैंने एक सवाल दिया है कि देखिए अगर इनिशियल टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है और उसमें एरर है 0.2 डिग्री सेल्सियस का, और फाइनल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, उसमें एरर है 0.1 डिग्री सेल्सियस का, तो बताइए कि डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना होगा, कितना टेम्परेचर का डिफरेंस होगा? तो आप निकाल सकते हैं टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत आसानी से। आप टेम्परेचर के डिफरेंस को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए टेम्परेचर डिफरेंस हो गया हमारा Z, जो कि होगा T1 - T2, ठीक है? तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस क्या लिखेंगे?
आप टेम्परेचर को माइनस कर दो, T1 माइनस T2, तो 45 माइनस 20 कितना हो जाएगा? बोलो 45 माइनस 20 कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। और प्लस माइनस एरर ऐड ही होते हैं, तो ये एरर कितना है? 0.2 और ये एरर कितना है? ऐड होकर के 0.3 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे? क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लेकिन एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, चाहे एडिशन का केस हो चाहे सब्ट्रैक्शन का केस हो। इस बात को आगे भी हम लोग यूज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी क्वांटिटीज ऐड और मल्टीप्लाई होंगे, बाकी एरर का रूल एक ही जैसा रहेगा। तो चलिए ये लिख लिए सब लोग, इसको लिखिए जल्दी से। अब हम लोग रूल सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो अब हम लोग एक ही साथ रूल लिख रहे हैं, ठीक है? ये चलिए अलग ही अलग लिख देते हैं, क्वेश्चंस कर लेंगे। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का रूल सीख रहे हैं, ठीक है? तो फिर से वही बात कि अगर आपके पास दो टर्म हो, एक ए है जिसमें एरर डेल्टा ए है, बातें नहीं, एक ए है जिसमें एरर है डेल्टा ए, एक बी है जिसमें एरर है डेल्टा बी, और आपको कोई z बनाना है जो कि a और b के मल्टीप्लिकेशन से आता है। जैसे अगर इसका आप इसका एग्जांपल पूछेंगे तो ये लोग पीछे लिखे थे, ये सवाल लिखे थे पेरीमीटर वाला, तो लेंथ दिया हुआ है हमें 50 प्लस माइनस 2 मीटर और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 20 प्लस माइनस 3 मीटर। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ वापस लिख देते हैं कि एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना दिया हुआ है 50 प्लस माइनस 2 था ना, और इसका ब्रेथ कितना दिया हुआ है 20 प्लस माइनस 3 मीटर। और हम पूछे कि बताइए इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, इस रेक्टेंगल का क्या बताइए। तो आप जानते हैं किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, L इंटू बी करके। तो एरिया हमारा यहाँ z के मतलब z एक टर्म हो गया जो कि किससे आएगा L इंटू बी से। तो हम लोग पहले करते हैं कि z निकाल लेते हैं, पहला काम क्या करते हैं z निकाल लेते हैं और फिर z में एरर लिखते हैं। लेकिन इस बार देखिए एरर कैसे लिखते हैं, पिछले बार सिर्फ डेल्टा z लिख रहे थे, पिछली बार सिर्फ क्या लिख रहे थे डेल्टा z को कौन सा एरर बोलोगे एब्सोल्यूट एरर। लेकिन अब सिर्फ डेल्टा z नहीं लिखेंगे, z है तो लिखेंगे डेल्टा z बाय z, इक्वल टू है तो लिखेंगे इक्वल टू, a है तो लिखेंगे डेल्टा a बाय a, फिर प्लस b है तो डेल्टा b बाय b। मतलब इस बार भी एरर का रूल वैसे ही चलता है, लेकिन इस बार रिलेटिव एरर्स लिखते हैं। ये क्या है रिलेटिव एरर्स लिखते हैं, ठीक। इसीलिए कहीं कहीं ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा कि इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसको क्या पढ़ोगे द रिलेटिव एरर इन रिजल्ट, इसको क्या पढ़ेंगे रिलेटिव एरर इन रिजल्ट। ये इज इक्वल्स टू इज, ये किसके बराबर है सम, क्या है सम के बराबर है, किसका सम ऑफ ये क्या है रिलेटिव एरर इन फर्स्ट क्वांटिटी, और ये क्या है तो क्या पढ़ेंगे इस सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन द क्वांटिटीज। ठीक है, ये रूल किसके लिए होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी ऐसा ही रूल चलेगा। जबकि जो एडिशन के लिए हम लोग रूल सीखे वो क्या है, देखिए एडिशन में क्या हुआ था, ये क्या लिखा हुआ है डेल्टा z को क्या पढ़ोगे एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट, एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट, और ये किसके बराबर है इज, फिर क्या किए हैं सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, ये भी एब्सोल्यूट एरर्स है, एब्सोल्यूट एरर्स इन क्वांटिटीज।
ठीक है। तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर्स का रूल चलता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर का रूल चलता है। तो चलिए पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 50 और ब्रेथ कितना है, तो 50 इंटू 20 तो आप लोग जानते हैं कितना हो जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर। 1000 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसी फॉर्मूले को देख करके एरर लिखेंगे। ए है तो क्या लिखेंगे बताइए, डेल्टा ए बाय ए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। इज इक्वल्स टू है तो इज इक्वल्स टू लिख दिए। एल है तो क्या लिखेंगे, प्लस बी है तो एक टर्म और होता है इनटू सी, तो प्लस डेल्टा सी। अब डेल्टा ए हमें निकालना है, डेल्टा ए हमें निकालना है कि एरिया में कितना एरर होगा डिवाइडेड बाय एरिया। तो पता है 1000 एरर निकाल चुके हैं। डेल्टा एल मतलब लेंथ में एरर कितना है 2 बाय लेंथ कितना है 50 प्लस डेल्टा बी मतलब ब्रेथ में एरर 3 ब्रेथ कितना है। अब देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, अब देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1000 इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 बाय 50 इंटू 1000 प्लस 3 बाय 20 इंटू 1000, ठीक है। तो 50 से 1000 कितना बार में कटेगा 20 बार में, 20 दूनी 40 प्लस 150, ठीक है। तो ये हो गया 190 मीटर स्क्वायर। 190 क्या रिपोर्ट करेंगे कि हेंस एरिया कितना आएगा 1000 प्लस माइनस 190 मीटर स्क्वायर। अगर आपसे पूछे व्हाट इज रिलेटिव एरर इन एरिया, व्हाट इज रिलेटिव एरर इन एरिया, एरिया में रिलेटिव एरर क्या है, तो आप कहेंगे कि एरर कितना है 190 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, ठीक है। तो 3 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 19%, कितना आ जाएगा ओ सॉरी, ठीक है। तो परसेंटेज एरर लिख दो, यहाँ रिलेटिव के जगह क्या यूज कर लेते हैं परसेंटेज एरर इन एरिया, तो कितना हो जाएगा 19%। अब ये एरर ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, ये एरर ज्यादा है। कहाँ सर बोल दिया तो इतना लेट से बताओ यार, आ जाओ गेट लगा दो, उधर ही बैठो, देखो यहाँ कहीं जगह है, जल्दी जल्दी बैठो। चलिए अब हम लोग रूल चलते हैं डिवीजन के लिए। किसके लिए रूल चलते हैं, डिवीजन के लिए। फोर्थ रूल है डिवीजन के लिए। डिवीजन, एडिशन या आगे हम लोग अभी पावर का रूल लिखेंगे। सबका रूल एक ही जैसा है, सबके रूल में कोई फर्क नहीं है, सबका रूल एक ही जैसा है, खाली क्वांटिटीज आपको डिवाइड सब्ट्रैक्ट वैसे करना है। जैसे देखिए अगर एक टर्म ए है उसमें एरर है डेल्टा ए, एक टर्म बी है उसमें एरर है डेल्टा बी। तो अगर आप z निकालना चाहते हैं जो कि a बाय b से आएगा, तो आप निकालिए z, जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करके। तो आप z निकालिए a बाय b से डिवाइड करके, ठीक है। लेकिन अब जब आपको z में एरर निकालना होगा, तो ये z लिखा हुआ है तो इसको देख के आप क्या लिखोगे, डेल्टा z बाय z। इक्वल टू लिखा हुआ है तो आप लिखोगे इक्वल टू, a लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे प्लस b लिखा हुआ है तो देखिए एरर का रूल वैसा ही चला जैसे मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है। उसको हम लोग एक अभ्यास करके सवाल से समझते हैं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, आपने एक लॉ पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ये सारे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी से ही एरर एनालिसिस का सवाल खूब पूछा गया है जेईई मेंस और नीट में, ठीक। तो एनसीईआरटी के महत्व को समझना है। ओम्स लॉ कहता है, आप लोग पढ़े होंगे कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V बाय I।
रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओम्स लॉ के मदद से ही हम लोग किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालते हैं, जहां पे V क्या है, V को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, या इसी को आप सिंपली वोल्टेज भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वोल्टेज। तो मान लीजिए वोल्टेज दिया हुआ है 50 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, ये वोल्टेज है, ठीक है। और ये I क्या होता है, करंट, किसमें मेजर करते हैं, अच्छा ये वोल्ट क्या होता है पता है आप लोग को, ये वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलम को कहते हैं वोल्ट, इसको बोलते हैं जूल पर कूलम को वोल्ट। आप जानते हैं जूल को तो न्यूटन मीटर भी कहते हैं, और कूलम क्या होता है, एम्पियर सेकंड। ये इसलिए लिख दे कि कभी आपसे पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन लिखने आए तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन भी लिखते हैं, लिख दीजिए। न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू एक मीटर तो है ही, और नीचे एक एम्पियर है और एक, अब लिखिए केजी के बदले क्या लिखते हैं, एम, मीटर 2 बार है उसके बदले क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर, सेकंड 3 बार है और एक का पावर हो गया डायमेंशन, ये -3 लिखो, ठीक है। ये डायमेंशन हो गया। तो मान लीजिए करंट दिया हुआ है 5 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ये करंट दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा है, फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है क्या होगा। तो आप इस फॉर्मूले की मदद से रेजिस्टेंस बता सकते हैं बहुत आसानी से। पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लो, पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, V बाय I से, तो कितना है वोल्टेज, करंट कितना है, तो V बाय I के कितना आंसर आ जाएगा, 10 ओम, 10 ओम। और ये ओम क्या होता है तो भी जान लीजिए, ओम क्या है, होता है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वो किससे आया है, वोल्ट बाय एम्पियर से। तो कल को हो सकता है आपसे रेजिस्टेंस का डायमेंशन पूछ दे तो आप वो भी निकाल सकते हैं, वोल्ट का तो लिखना सीख गए ना, उसमें खाली 1 और एम्पियर डिवाइड में कर दीजिएगा तो आ जाएगा। तो ओम का डायमेंशन यहां से आप लिखना सीख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस आ गया हम लोग का कितना, 10 ओम, रेजिस्टेंस कितना आ गया। अब हम लोग रेजिस्टेंस में एरर निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस में क्या निकालेंगे, लिखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे, डेल्टा R बाय R इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय R। तो डेल्टा R तो हम लोग को निकालना है रेजिस्टेंस में एरर, बाय रेजिस्टेंस कितना है 10, डेल्टा V वोल्टेज में एरर कितना है, बाय वोल्टेज कितना है 50, प्लस डेल्टा I करंट में एरर 0.2 बाय करंट कितना है। अभी 10 को उधर भेज दीजिए आप, इस 10 को हम लोग उधर भेज देते हैं, तो डेल्टा R क्या लिखेंगे, 10 इधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाय 50 बचेगा ना, प्लस 2 बाय 5 ना, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 इंटू 10 1 हो गया, 1 बाय 50 प्लस 2 बाय 5, तो एलसीएम ले लीजिए तो 50, तो 20 21 बाय 50 मतलब 0.42, कितना आया 0.42 ओम, ये डेल्टा आर आ गया। तो आप क्या रिपोर्ट करेंगे, क्या रिपोर्ट करोगे, हेंस रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.42 ओम। इसमें जो भी एरर पूछते गए निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे। ऐसा ही कुछ रूल पावर के लिए भी चलता है। तीसरा रूल हम लोग किसके लिए लिखेंगे, पावर के लिए, पावर के लिए। तो देखिए मान लीजिए एक टर्म z है जो कि a³ √b/c का पावर -3/2 इंटू डी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में है भी, हम लोग एक क्वेश्चन ही लिख लेते हैं।
ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है भी और जेईई मेंस में बहुत बार पूछा गया है, जिसमें से रिसेंटली ये जेईई मेंस 2020 में आया हुआ है, ठीक है, और नीट में भी ये पूछा गया है, ये सवाल नीट में भी पूछा जा चुका है। तो क्या सवाल है, ऐसे z दिया हुआ रहता है और बोलता है परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी आर 2%, 4%, 3%, 1%। और पूछता क्या है, फाइंड परसेंटेज एरर इन z। क्या पूछता है, फाइंड परसेंटेज एरर इन z, ऐसा सवाल पूछता है। तो देखिए ये सारे टर्म्स हैं, z ऐसे निकालना है, बहुत सारा मिक्स है, मल्टीप्लिकेशन में भी है, डिवीजन में भी है, कुछ पावर में भी है, लेकिन एरर के रूल वैसे ही चलेंगे। ये z है तो क्या लिखेंगे हम लोग बताइए, डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू a का पावर क्या लिखा हुआ है, तो जो पावर लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए 3 इंटू डेल्टा a बाय ऐसे लिखिए, फिर प्लस रूट b का मतलब हुआ b का पावर हाफ, b का पावर तो लिखेंगे हाफ डेल्टा b बाय प्लस c का पावर कितना लिखा हुआ है, तो भी लिखेंगे 3/2, माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप सोचिए अगर नीचे लिखा हुआ है तो माइनस 3/2 लिखेंगे, इसको ऊपर भी तो लिख सकते हैं c का पावर 3/2, समझ रहे हैं? तो प्लस माइनस चेंज नहीं होता है, एरर हमेशा प्लस ही होता है, तो माइनस भी हो पावर तो कोई फर्क, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लिखना है, 3/2 इंटू डेल्टा c बाय प्लस d का पावर कितना है, क्या लिखेंगे, आए समझ में? और आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज एरर इन z को क्या लिखोगे, डेल्टा z बाय z इंटू ये ना लिखोगे, और इधर देखो डेल्टा z लिखा हुआ है, डेल्टा z बाय z, तो अगर हम लोग 100 दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करें हम लोग, दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, डेल्टा z बाय z इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय a इंटू 100 प्लस हाफ इंटू डेल्टा b बाय b इंटू 100 प्लस 3/2 इंटू डेल्टा c बाय c इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा d बाय d इंटू 100। आई बात समझ में? हम लोग क्या किए, दोनों साइड 100, क्योंकि हम लोग को यही निकालना था परसेंटेज एरर इन z, और ये हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज एरर इन a, डेल्टा a बाय a इंटू 100 का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन a, और वो तो हम लोग को पता है कितना 2%, तो 2 लिख दिए, फिर प्लस हाफ इंटू ये क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज एरर इन b कितना है, प्लस 3/2 इंटू ये क्या लिखा हुआ है, c कितना है 3%, प्लस 2 इंटू ये क्या लिखा हुआ है, d कितना है 1%, तो क्या लिखेंगे 3 2 6 प्लस 2 प्लस 4.5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 14.5, कितना हो जाएगा 6 2 8 2 10 4 14 14.5%, समझ गए? एक क्वेश्चन और आखिरी कर लें हम लोग इसी पावर वाले मेथड पे, सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड, खूब फेमस सवाल है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आपके सीट में भी दिया हुआ है, जेईई मेंस और नीट में भी खूब पूछा गया है, ठीक? तो क्या सवाल पूछा जाता है, पहले हम लोग जानते हैं सिंपल पेंडुलम किसको कहते हैं, सिंपल लगा दूं, सिंपल पेंडुलम किसको कहते हैं? सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, इस तरह से सीलिंग होता है और उसमें एक धागा होता है और उससे एक पार्टिकल हम लोग बांध देते हैं छोटा सा, इसको बॉब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इसको हम लोग इस तरह से ऑसिलेट करवाते हैं, इसको यहां ले जाके छोड़ोगे तो जितना हाइट पे इसको रिलीज करोगे ना, ये उतना ही हाइट पे यहां आएगा, उतना ही हाइट पे आएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा, और ये इस तरह से ऑसिलेट करता है, यहां से चला ऐसे गया फिर आया फिर ऐसे गया फिर वापस आया। इस एक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है
टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या मतलब? टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन। उसका हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है। ये होता है, टाइम पीरियड को टी से लिखते हैं, ये होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। व्हाट इज एल? एल है ये लेंथ, ये जो धागा होता है इसका लेंथ। एंड व्हाट इज स्मॉल जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इसमें किसी का वैल्यू दिया रहेगा, किसी में एरर पूछ देगा। जैसे एक सवाल जो एनसीईआरटी में है वो दिया हुआ है कि लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर और इसमें एरर है 0.1 मीटर का, और हम लोग टाइम पीरियड भी मेजर किए हैं, लेकिन टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन दिया हुआ है। एक ऑसिलेशन का नहीं मेजर किए हैं, कितने का किए हैं? और वो दिया हुआ है इज 90 सेकेंड इज and is measured with a wristwatch का मतलब जो हम लोग का हाथ वाला घड़ी होता है, of resolution के लिए दूसरा शब्द क्या सिखाया था आप लोग को? लीस्ट काउंट 1 सेकेंड। लीस्ट काउंट क्या मतलब होता है? लीस्ट काउंट का मतलब जो मिनिमम वो मेजर कर सकता है सही से। तो अब क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? टाइम पीरियड दिया हुआ है। और आपसे पूछा क्या है? पूछा है कि फाइंड परसेंटेज एरर इन जी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इसके हेल्प से। बताइए उसमें कितना परसेंट का एरर होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो आप जो गिवन डेटा है उसको लिख लीजिए सही से। जो गिवन डेटा है उसको सही से लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले लेंथ। ये तो लिखा ही हुआ अच्छे से, फिर से लिख के क्या फायदा? कोई फायदा तो है नहीं फिर से लिख करके, लेंथ तो दिया हुआ है ही। फिर क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, लेकिन कितने ऑसिलेशन का? 100 ऑसिलेशन का, और वो वैल्यू है 90 सेकेंड, और उसको मेजर कर रहे हैं एक रिस्ट वॉच से जिसका लीस्ट काउंट या रिजोल्यूशन है 1 सेकेंड। मतलब इतने का ही एरर हो सकता है, इतने का ही, क्योंकि उससे छोटा वैल्यू हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो ये एरर ही बेसिकली दिया हुआ है, लेकिन ये एरर किस में है? सेकंड में तो है ही। ये एरर किस क्वांटिटी का एरर है? ये जो 90 सेकंड मेजर किए हो, जो कि 100 ऑसिलेशन का टाइम है, उसमें एरर है कितने का? 1 सेकंड। तो समझिए इस बात, हमारे पास जो फॉर्मूला है ये टाइम पीरियड का, ये कितने ऑसिलेशन का है? 1 ऑसिलेशन का। और क्वेश्चन में कितने ऑसिलेशन का बात कर रहा है? तो पहले हम लोग 100 ऑसिलेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। अगर एक ऑसिलेशन में इतना समय लगता है तो 2 ऑसिलेशन के लिए 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के लिए 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन। टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन क्या लिखा है? टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल टी से लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं? और इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 200 पाई हो जाएगा। 200 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए फॉर्मूले में परिवर्तन हो गया। फॉर्मूले में क्या हो गया? तो पहला का स्टेप क्या किए? देखिए हम यहाँ लिख देते हैं स्टेप 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ध्यान रखिएगा। स्टेप 1 ये है, पहले हम लोग जितना ऑसिलेशन की बात था उतने ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाल लिए। अब दूसरा स्टेप हम लोग गिवन डेटा लिखेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा? हम लोग गिवन डेटा को लिखेंगे। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है कितना? 20 प्लस माइनस 0.1 मीटर। और क्या दिया हुआ है? स्मॉल टी दिया हुआ है, यही टाइम दिया हुआ है। ये टाइम दिया हुआ है, ये वाला टाइम, क्योंकि 100 ऑसिलेशन का टाइम कितना है? 90 सेकेंड, और उसमें एरर कितने का है? तो 90 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। अच्छा 1 सेकेंड, सॉरी, 90
90 प्लस माइनस 1 और आपको क्या पूछा गया है? परसेंटेज एरर इन जी। परसेंटेज एरर इन जी को क्या लिखोगे? डेल्टा जी बाई जी इनटू इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक, पहले स्टेप में हम लोग फॉर्मूला लिख लिए 100 ऑसिलेशन का, दूसरे स्टेप में गिवन डेटा लिख लिए। तीसरा स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में बहुत लोग गलती कर देते हैं, स्टेप 3 और ये स्टेप याद रखना है। जिसमें भी एरर पूछे, एरर किसमें पूछा है? जी में, उसका फॉर्मूला लिखिए। जिसमें भी एरर पूछे उसका फॉर्मूला लिखने का मतलब कि वो टर्म जी लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, तब ना उसका रूल लिखेंगे। तो जी का फॉर्मूला लिखिए, और वो कैसे लिखेंगे? इस फॉर्मूले की मदद से। इस फॉर्मूले में देखिए, अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा? टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 पाई का स्क्वायर होगा ना जी, इंटू एल बाय जी। यहां से हम लोग जी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? जी को उधर भेज दो तो जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 200 पाई स्क्वायर इंटू एल बाय, ये फॉर्मूला आ गया। ये क्या आ गया हम लोग का? जी का। अब हम लोग इस फॉर्मूले को देख के क्या लिखेंगे? एरर लिखेंगे। तो यहां क्या लिखा हुआ है? तो क्या लिखोगे? डेल्टा जी बाई जी इंटू, अब हम लोग 100 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करते चलेंगे साथ ही में। अब ये कांस्टेंट है, ये नंबर तो कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है, तो फिक्स वैल्यू में कोई एरर थोड़ी होता है। ये तो 200 है तो 200 पता है, इसमें कोई एरर तो उसमें होता है जिसको हम लोग मेजर करेंगे, तो इसमें कोई एरर नहीं, इसलिए इसको छोड़ देना है, कांस्टेंट को कुछ नहीं लिखता है। ये एल है तो क्या लिखोगे? इंटू 100 प्लस ये टी स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? ठीक, ध्यान रखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, खाली अब इसको सॉल्व करना है, ये वैल्यू को निकालना है हम लोग को। डेल्टा एल, लेंथ में एरर कितना है? 0.1 बाय लेंथ कितना है? इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना है? 1। डेल्टा टी है 1, टी है 90 इंटू 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 0.5 प्लस ये 0 0 कटेगा, ये होगा 20/9, 20/9 तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2.2 तो 2.2 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? 2.7%। ठीक है। और अगर आपके पास 4 ऑप्शन थे, जेईई मेंस 2016 में ये सवाल आया था, तो 4 ऑप्शन ऐसे थे, 2%, 3%, 4% और 5%। तो आप किसको टिक करिएगा? 3%, क्योंकि 2.7% है तो राउंड ऑफ करके आप क्या बोलिएगा? 2 तो कहेंगे नहीं, 4 भी कहेंगे नहीं। समझ गए? ये सिंपल कंडम वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको करिएगा। इसमें स्टेप्स ध्यान में रहेंगे। पहला ये फॉर्मूला लिखना है कि जितने ऑसिलेशन कहेंगे, अभी हम 100 ऑसिलेशन एग्जांपल लिए हैं, क्वेश्चन में हो सकता है 50 ऑसिलेशन हो या 20 ऑसिलेशन हो, जितने भी होंगे उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फिर डेटा लिखिएगा और फिर जिसमें एरर निकालना हो, यहाँ पे देखिए जी में एरर पूछा गया है, अगर टी में पूछा जाता ये तो दिया ही हुआ है, अगर एल में पूछा जाता तो एल का फॉर्मूला लिख दे। फिर मतलब अगर जी का सब उल्टा भी तो हो सकता है, जी का वैल्यू दे करके एल में एरर पूछ ले, समझ रहे हैं? तो जिसमें एरर पूछेगा पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे और फिर एरर का रूल लिखेंगे। ठीक, इस फॉर्मूले को देख के एरर का रूल मत लिख दीजिएगा, जिसमें एरर पूछा जाता है उसका फॉर्मूला लिख के तब एरर का रूल लिखते हैं। ये तो हो गए जो बेसिक हैं। एक चीज और, एडवांस्ड डिफरेंशिएशन मेथड कहा जाता है एरर का, जो कि हम लोग क्लास 12th वाले पोर्शन में करेंगे। उसी का एक एग्जांपल हम खाली आपको बता दे रहे हैं इस नाम से, स्पेशल रूल नाम से। क्या नाम से? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये रूल लिखा हुआ है, तो ये रूल हम एक बार लिख दे रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि अगर रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाए, रजिस्टर्स इन पैरेलल, तो इनका रूल, इनका फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट का, 1/R1 प्लस। अब अभी तक हम लोग जो भी रूल सीखे उसमें ये सीखे कि R1 R2 अगर ऐड होगा तो निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई होगा तो निकाल सकते हैं, डिवाइड होगा तो निकाल सकते हैं, उसका कुछ पावर लिखा होगा तो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ तो वो रेसिप्रोकल्स में है,
ऐसा कोई रूल हम लोग नहीं सीखे। तो जो भी नहीं सीखे ना उसको निकालने का रूल होता है डिफरेंशिएशन टेक्निक। जो भी हम लोग अभी तक नहीं सीखे उसका निकालने का रूल क्या होता है, वो हम लोग 12th क्लास में सीखेंगे, मतलब लास्ट में रिवीजन टाइम। अभी हम लोग ऐसे याद रखेंगे, इसके लिए खाली याद रखेंगे कि इसके लिए रूल होता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख दीजिए डेल्टा आर इक्विवेलेंट। क्या लिख दीजिए, मतलब आर इक्विवेलेंट में एरर डिवाइडेड बाय, नीचे आर इक्विवेलेंट है ना तो उसका स्क्वायर लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी डिफरेंशिएशन आता हो तो ऐसा इसलिए होता है, अगर 1/x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x स्क्वायर आता है, -1/x स्क्वायर आता है, सब में माइनस आएगा, वो माइनस कट जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/r1 को क्या लिखेंगे, डेल्टा r1/r1 स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिखेंगे, अब r1 r2 आपको दिया रहेगा कि मान लीजिए r1 है 100 प्लस माइनस 1 ओम, R2 है 200 प्लस माइनस 3 ओम। तो बताइए कि डेल्टा आर इक्विवेलेंट कितना होगा पैरेलल में, ये किसमें, पैरेलल में। तो आप पहले इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके 1/r इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा। देखिए क्या लिखेंगे, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 मतलब 100 प्लस 1/r2 मतलब 200। तो एलसीएम लोग क्या हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 3। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया 200/3, ये आर इक्विवेलेंट आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट में एरर, और एरर के लिए ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिखेंगे बताइए, डेल्टा आर इक्विवेलेंट तो हम लोग को निकालना है, बोलो, डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 40,000/9, तो ऊपर लिख देता है, इज इक्वल्स टू डेल्टा r1 मतलब r1 में एरर कितना है 1 बाय r1 का स्क्वायर, तो 100 है उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, प्लस डेल्टा r2 में एरर कितना है 3 बाय r2 का स्क्वायर, 4 पे 4। अब देखिए इसको सॉल्व करना आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। 40,000 को इधर भेज दीजिए तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 10,000 से 4 बार में कट जाएगा और ये 3 बचेगा, 4 3 7 हो जाएगा। समझ लो मेरी बात, क्या कहा मैंने, आप लिख सकते हैं इसको आर इक्विवेलेंट इज डेल्टा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये 4 इधर चला गया तो बचा 4 प्लस ये कितना हो गया 3 और ये 9 डिवाइड 7/9। समझ गए। अब देखिए हम भले इसके लिए ये फॉर्मूला बताए, लेकिन आईआईटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अगर एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है तो आप इसको समझे, बाकी रटे नहीं। आप ये मत रटे कि पैरेलल के लिए ऐसा रूल होता है, आप ये समझें कि अगर कोई क्वांटिटी दो रेसिप्रोकल्स के सम से बन रहा है और क्वांटिटी भी रेसिप्रोकल में है तो उसके एरर का ऐसा रूल होता है, और अगर कहीं और आपको ऐसा दिखे तो आपको यही रूल अप्लाई करना है। और कहीं और दिखता है क्या, बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल दिखता है, क्लास 10th आप पढ़े हैं, उसका यूज, ये एप्लीकेशन है इसका, इसी रूल का ये एप्लीकेशन है और ये आपका माइंड आपको सिखाएगा। तो कंपटीशन आपसे यही एक्सपेक्ट करता है, आईआईटी आपसे यही एक्सपेक्ट करता है। क्या एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता है कि मिरर फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू, इसको आप मिरर फॉर्मूला कहते हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। और जैसे ही आप मिरर फॉर्मूला देखेंगे तो आपको तुरंत कान खड़ा होना चाहिए, अच्छा और देखो इसका भी फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला बिल्कुल क्या है, आर इक्विवेलेंट के जगह यहाँ f लिखा हुआ है, r1 के जगह यहाँ v लिखा हुआ है और r2 के जगह u लिखा हुआ है। अगर फोकल लेंथ पूछे तो पहले इस फॉर्मूले में v और u रख के फोकल लेंथ निकाल लेंगे, और उसके बाद हम लोग अगर फोकल लेंथ में एरर पूछे तो क्या लिखेंगे बताइए, बिल्कुल ऐसा ही रूल चलेगा। क्या लिखेंगे, डेल्टा f बाय इज इक्वल्स टू प्लस, है ना। अब आगे चल के जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो आप कैपेसिटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे,
इसको दूसरे शब्दों में कंडेंसर भी कहते हैं। ठीक, तो जैसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है वैसे ही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। और देखिए ऐसे दिखाते हैं, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। तो ये मान लीजिए कैपेसिटर है C1 और दूसरे कैपेसिटर C2 को इसके साथ सीरीज में लगा दिए हैं। इसमें लगा दिए हैं, कैपेसिटर को जब सीरीज में लगाते हैं तो इसके इक्विवेलेंट का भी फॉर्मूला उसी के जैसा होता है, पैरेलल जैसा ही होता है। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस। तो बताइए यहां भी आप रूल लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे? तो अब ये बात आप सीख गए, तो जब जब यूज करेगा आप इसको लगा सकते हैं। और यही जानकारी है बेसिक एरर एनालिसिस का, जो आपके जेईई मेंस और नीट के लिए महत्वपूर्ण है। एडवांस वाला सिर्फ जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को बेसिक समझ में आ गया होगा। इस पर आप खूब न्यूमेरिकल्स जहां से मिले खूब बुक से बनाइए और डाउट पूछिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।